हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट @ पे आपका स्वागत करता हूं और आपको लेके चलूंगा आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्नों पर। ये जितने भी प्रश्न होने वाले हैं प्यारे दोस्तों, ये सभी आपके एग्ज़ाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो या अदर कोई भी एग्ज़ाम हो, तो इन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने ठाना है सफलता आपको दिलाना है और हम इसी बात को ध्यान में रखते हुए ऐसे ही प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे, जिससे कि आपको आपका लक्ष्य जल्द से जल्द हासिल हो सके और प्रश्नों पर आपका ध्यान केंद्रित करेंगे, जिससे आप ये जान सकें कि किस तरह से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, किस सब्जेक्ट से कौन सा सेलेक्टिव टॉपिक है जो आपको चुनना है और उसको ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ खुद भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने का लाभ उठाएं और दूसरे को भी लाभ उठाने का मौका दें। दूसरे को भी इस वीडियो के बारे में बताएं, इस चैनल के बारे में बताएं, उनको भी इस चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हर तरह के प्रश्न, हर तरह के सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप हो, वन लाइनर प्रश्न हो, चाहे थ्योरी बेस्ड हो, हर तरह की वीडियो आपको द सक्सेस पॉइंट @ पे मिल जाएगी। आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है। तो आज का पहला प्रश्न है कि शक्तियों का हस्तांतरण तथा भारत का बंटवारा, ये दोनों ही प्रक्रियाएं कितने दिन में पूरी कर ली गई थी। बात समझ में आ रही है दोस्तों। प्रश्न क्या है कि शक्तियों का जो हस्तांतरण है तथा भारत का जो बंटवारा है, ये दोनों ही प्रक्रियाएं कितने दिनों में पूरी कर ली गई थी। आपका विकल्प है 68। प्रश्न क्या है दोस्तों, शक्तियों का हस्तांतरण तथा भारत का बंटवारा, यह दोनों प्रक्रियाएं कितने दिनों में पूरी कर ली गई थी। सॉरी, विकल्प है 68, 72, 78, 85। बहुत ही शानदार प्रश्न दोस्तों। शक्तियों का जो हस्तांतरण है तथा भारत का बंटवारा, ये दोनों ही प्रक्रियाएं कितने दिनों में पूरी कर ली गई थी। एक बार विकल्प मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 68, 72, 78, 85। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 72 दिनों में। कितने दिनों में? 72 दिनों में पूरी कर ली गई थी शक्तियों का हस्तांतरण तथा भारत का बंटवारा। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा पहले दोस्तों? सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गई घटनाओं या आंदोलनों को सही काला अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों, कालक्रम भी सही होता है, काला अनुक्रम भी सही होता है, उससे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो नीचे दी गई घटनाओं या आंदोलनों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है रॉलेट एक्ट, दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा है साइमन कमीशन का बहिष्कार और चौथा है भारत छोड़ो आंदोलन। तो सन को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसको देखेंगे कि किस तरह से सीक्वेंस उसको बैठा रहा है कि रॉलेट एक्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, साइमन कमीशन का बहिष्कार और भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए पहले दोस्तों प्रश्न की तरफ चलते हैं। घटनाओं को देखते हैं और आंदोलनों को देखते हैं। ये रहा प्रश्न दोस्तों। तो नीचे दिए गई घटनाओं और आंदोलनों को सही क्रम में बैठाना है। आइए देखते हैं। रॉलेट एक्ट की बात करें तो रॉलेट एक्ट पहले दोस्तों ये 1919 की घटना है, याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात किया जाए तो ये 1930 की घटना है। किसकी घटना है? 1930 की। ठीक है। साइमन कमीशन बहिष्कार की अगर बात करें तो ये 1928 की घटना है। अगर भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो ये 1942 की घटना है दोस्तों। कब की घटना है? 1942। याद रखिएगा, ये 1942 की घटना है। अब इसको बैठाना है। तो पहले जो घटना घटित हुई थी वो रॉलेट एक्ट थी। रॉलेट एक्ट के बाद घटना था साइमन कमीशन का बहिष्कार, और साइमन कमीशन के बहिष्कार के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद भारत छोड़ो आंदोलन। यानी 1, 3, 2, 4। 1, 3, 2, 4 पे दोस्तों कौन से विकल्प में दे रहा है? बी पे दे रहा है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। याद रखिएगा 1, 3, 2, 4। अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि नील की खेती करने वाले किसानों की सहायता करने के लिए गांधी जी को चंपारण चलने के लिए किसने राजी किया था। बहुत ही आसान उत्तर है दोस्तों। ये प्रश्न कई बार आपने पढ़ रखा होगा कि नील की खेती करने वाले किसानों की सहायता करने के लिए गांधी जी को चंपारण चलने के लिए किसने राजी किया था। आपके विकल्प हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
राजकुमार शुक्ल, बृज किशोर, महादेव देसाई। तो चंपारण चलने के लिए जिस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को राज़ी किया था नील की खेती करने वाले किसानों की सहायता करने के लिए, तो वो व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, बृज किशोर, महादेव देसाई। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों राजकुमार शुक्ल। क्या होगा? राजकुमार शुक्ल इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। राजकुमार शुक्ल इसका सही उत्तर है, क्योंकि वो व्यक्ति राजकुमार शुक्ल हैं जिन्होंने गांधी जी को चंपारण चलने के लिए आमंत्रित किया था। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। इनमें से बंगाल के किस शासक ने जरबे मुर्शिदाबाद नामक सिक्का जारी किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बंगाल के किस शासक ने जरबे मुर्शिदाबाद नामक सिक्का जारी किया था? आपके विकल्प हैं मीर जाफ़र, मीर कासिम, मुर्शिद कुली खान, शुजाउद्दीन मोहम्मद खान। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे ही लाजवाब प्रश्न आपको देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों। क्योंकि द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करते हैं और ऐसे प्रश्नों पर डिस्कशन होता है जो कि आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है, जिससे आपको ये जान सकने में बड़ी आसानी हो कि हम किस तरह से तैयारी करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो इनमें से बंगाल के किस शासक ने जरबे मुर्शिदाबाद नामक सिक्का जारी किया? मीर जाफ़र, मीर कासिम, मुर्शिद कुली खान या फिर शुजाउद्दीन मोहम्मद खान। प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर होगा जिस व्यक्ति ने बंगाल के जो शासक था जिसने जरबे मुर्शिदाबाद नामक सिक्का जारी किया था, वो व्यक्ति कौन है? तो वो व्यक्ति है मुर्शिद कुली खान। कौन है दोस्तों? मुर्शिद कुली खान उस व्यक्ति का नाम है जिन्होंने क्या किया था कि मुर्शिदाबाद नामक सिक्का जारी किया था। तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। ये तो सभी जानते हैं दोस्तों कि आज़ादी हमको 1947 में मिली थी और 1947 के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। तो आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो आज़ादी के समय जो अध्यक्ष थे वो थे जे.बी. कृपलानी। कौन थे दोस्तों? जे.बी. कृपलानी जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब भारत आज़ाद हुआ। तो बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। भारत आज़ाद हुआ था दोस्तों 1947 को, और 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। अगले प्रश्न को देखते हैं। महाराष्ट्र के अग्रणी समाज सुधारक के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं का अवलोकन करना है। निम्नलिखित बिंदुओं पर क्या करना है? ध्यान देना है। चलिए पूरी तरह से प्रश्नों की तरफ चलते हैं। ये रहा प्रश्न दोस्तों, महाराष्ट्र के अग्रणी समाज सुधारक के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं का अवलोकन करना है, यानी उसे जांच करना है। पहला कह रहा है कि उन्हें मराठी भाषा का पहला पत्रकार व संपादक माना जाता था। किसकी बात की जा रही है? समाज सुधारक की। उन्होंने 1832 में साप्ताहिक पत्रिका बॉम्बे दर्पण व 1840 में दिग्दर्शन शुरू किया था। बच्चों के लिए उन्होंने इतिहास और गणित की कई पुस्तकें लिखी थी। प्यारे दोस्तों आपको बताना है ये जो 3 कथन की बात कही गई है, ये तीनों कथन किस व्यक्ति के बारे में कहा गया है? बात समझ में आ रही है? किस व्यक्ति के बारे में ये तीनों बात कही गई हैं, आपको इसका उत्तर देना है। तो महाराष्ट्र के अग्रणी समाज सुधारक के संबंध में आप ये कथन है, ये तीनों कथन किस व्यक्ति के ऊपर सही बैठते हैं, उस व्यक्ति का नाम बताना है। नाम है जगन्नाथ सेठ, विष्णु शास्त्री बापत, कृष्ण शास्त्री चापलूनकर, बाल शास्त्री जाम्बेकर। इन चारों विकल्पों में से वो कौन सा व्यक्ति है जिसके बारे में ये तीनों कथन सही है? वह दोस्तों आपको बता दूं जिसके बारे में तीनों कथन सही हैं उस व्यक्ति का नाम क्या है? तो उस व्यक्ति का नाम है प्यारे दोस्तों बाल शास्त्री जाम्बेकर। क्या नाम है? बाल शास्त्री जाम्बेकर नाम है दोस्तों। तो डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से गुरु ग्रंथ साहिब के मूल लेखक कौन थे? समझ रहे हैं प्रश्न क्या है कि गुरु ग्रंथ साहिब जो थी, गुरु ग्रंथ साहिब का असली लेखक कौन था? ऐसा समझ लीजिए आप कि मूल लेखक कौन था। विकल्प है भाई गुरुदास, बंदा सिंह बहादुर, बाबा बुद्धा जी, बाबा गुरदित सिंह।
बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फटाफट से उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से गुरु ग्रंथ साहब के मूल लेखक कौन थे? लाजवाब प्रश्न है दोस्तों, फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है प्यारे दोस्तों, गुरु ग्रंथ साहब के जो मूल लेखक हैं वो कौन हैं? तो गुरु ग्रंथ साहब के मूल लेखक हैं प्यारे दोस्तों भाई गुरुदास। कौन है? भाई गुरुदास, यानी कि ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, जन निर्देश के सामान्य समिति को शिक्षा परिषद के द्वारा कब प्रतिस्थापित किया गया था? याद रखिएगा, प्रश्न है कि जन निर्देशन की सामान्य समिति को, या निर्देश भी कह सकते हैं, समिति को शिक्षा परिषद के द्वारा कब प्रतिस्थापित किया गया? 1836 में, 1841 में, 1856 में, या फिर 1878 में? बहुत ही लाजवाब प्रश्न दोस्तों, ऐसे ही शानदार प्रश्न आपको हर रोज़ मिलेंगे। तो फटाफट से चैनल से जुड़िए और लोगों को भी चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए। बात समझ में आ रही है दोस्तों? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फिलहाल इसका उत्तर देखना जरूरी है कि जन निर्देश की सामान्य समिति को शिक्षा परिषद के द्वारा कब प्रतिस्थापित किया गया था? 1836, 1841, 1856, 1878। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? तो प्यारे दोस्तों, आपको बता दूं कि 1841 ईस्वी में जन निर्देश की सामान्य समिति को शिक्षा परिषद के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। कब किया गया था? तो 1841 में किया गया था। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सूझबूझ के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? बात समझ रहे हैं? भारत सरकार के द्वारा स्थापित जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सूझबूझ के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार दिया जाता है, तो ये किसके द्वारा दिया जाता है? आपका नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, भारतीय औद्योगिक व वैज्ञानिक शोध परिषद। तो प्यारे दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सूझबूझ के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार जो है वो किसके द्वारा स्थापित किया जाता है, यानी किसके द्वारा दिया जाता है? तो वो क्या है? तो वो है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। किसके द्वारा दिया जाता है? इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के द्वारा दिया जाता है। तो बी विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं लिखी गई थी? विकल्प है द क्वेश्चन ऑफ लैंग्वेज, वेयर आर वी, द यूनिटी ऑफ इंडिया, फ्रीडम इन एक्साइल। बात समझ रहे हैं दोस्तों? कौन सी ऐसी पुस्तक है जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो द क्वेश्चन ऑफ लैंग्वेज गांधी जी द्वारा लिखी, माफ़ कीजिएगा, नेहरू द्वारा लिखी गई है। वेयर आर वी ये भी लिखी गई है। द यूनिटी ऑफ इंडिया ये भी लिखी गई है। पर अगर बात किया जाए कौन सी ऐसी पुस्तक है जो नेहरू द्वारा नहीं लिखी गई है, तो वो है फ्रीडम इन एक्साइल। कौन सी है दोस्तों? फ्रीडम इन एक्साइल पुस्तक जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों, लिब्राहम आयोग का गठन निम्नलिखित में से किसकी जांच के लिए किया गया था? बात समझिए दोस्तों, लिब्राहम आयोग जो था उसका गठन किया गया था। तो ये जो लिब्राहम आयोग था वो किसकी जांच के लिए किया गया था? ठीक है, लिब्राहम आयोग का गठन जो किया गया था वो क्यों किया गया था, ये भी कमेंट में बताइएगा। और ये किसकी जांच के लिए किया गया था? 1984 के सिख विरोधी दंगों के लिए, बाबरी मस्जिद विध्वंस के लिए, गोधरा दंगे के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लिब्राहम आयोग का गठन किसकी जांच के लिए किया गया था? आपको इसका उत्तर देना है। तो प्यारे दोस्तों, लिब्राहम आयोग का गठन जो है वो 16 दिसंबर 1992 को किया गया था। याद रखिएगा कब किया गया था?
तो ये किया गया था 16 दिसंबर 1992 को। कब किया गया था? 16 दिसंबर 1992 को लिब्राहन आयोग का गठन किया गया था। और अयोध्या में विवादित बाबरी मस्जिद के विध्वंस की घटना की जांच के लिए इसका गठन किया गया था। किसके लिए? बाबरी मस्जिद के विध्वंस के लिए। तो ये बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? भारत में वित्त के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया किसने शुरू की थी? लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड मेयो ने, लॉर्ड कर्जन ने या फिर लॉर्ड मिंटो ने? वित्त के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को किसने शुरू किया था? आपके विकल्प हैं लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो। तो प्यारे दोस्तों, भारत में वित्त के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को शुरू करने वाले व्यक्ति कौन थे? लॉर्ड मेयो। कौन थे? लॉर्ड मेयो। तो बी विकल्प है दोस्तों आप सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, यहाँ से आपने क्या देखा कि भारत में वित्त के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया किसने शुरू की थी? तो लॉर्ड मेयो वो व्यक्ति थे जिन्होंने शुरू किया था। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? बाबा राम सिंह निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित हैं? विकल्प है सन्यासी विद्रोह, कूका आंदोलन, खाकसार आंदोलन, संथाल विद्रोह। बाबा राम सिंह निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित हैं? क्या दोस्तों, बाबा राम सिंह की बात करें तो बाबा राम सिंह जो हैं वो किससे संबंधित हैं? तो बाबा राम सिंह का संबंध जो है जिस आंदोलन से है उस आंदोलन का नाम क्या है? तो उस आंदोलन का नाम है दोस्तों कूका आंदोलन। क्या है? कूका आंदोलन। कूका आंदोलन का संबंध जो है वो बाबा राम सिंह से है। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी की मृत्यु हो सकती है परंतु गांधीवाद हमेशा रहेगा, यह कथन किसने कहा था? महात्मा गांधी ने स्वयं कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था या फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था? गांधी की मृत्यु हो सकती है परंतु गांधीवाद हमेशा रहेगा, यह कथन किसने कहा था? समझ में आ रही बात दोस्तों? तो आपको बता दूं कि गांधी की मृत्यु तो हो सकती है परंतु गांधीवाद हमेशा रहेगा, ये कथन है महात्मा गांधी का। इसका है दोस्तों महात्मा गांधी का ये कथन है। तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? नील दर्पण नामक नाटक का संबंध किस आंदोलन से है? ठीक है दोस्तों, नील दर्पण नामक नाटक का संबंध किस आंदोलन से है? आपका विकल्प है संथाल विद्रोह, पबना दंगे, नील विद्रोह या फिर चंपारण सत्याग्रह। नील दर्पण नामक नाटक का संबंध किस आंदोलन से है? तो दोस्तों, नील दर्पण नामक नाटक का संबंध जिस आंदोलन से है उस आंदोलन का नाम क्या है? तो उस आंदोलन का नाम है नील विद्रोह। दोस्तों, विद्रोह का क्या नाम है? नील विद्रोह। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बताइए नील विद्रोह कब हुआ था? तो प्यारे दोस्तों, नील दर्पण नामक नाटक का संबंध नील विद्रोह से है। और नील विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था मार्च में। कब हुआ था दोस्तों? नील विद्रोह मार्च में हुआ था। और वो वर्ष कौन सा था? तो वर्ष था 1859। क्या था दोस्तों? 1859 वो वर्ष था। और ये विद्रोह 1860 तक चला था। ठीक है दोस्तों, यह ब्रिटिश बगान मालिकों के खिलाफ बंगाल के किसानों का विद्रोह था। ठीक है, बंगाल में चला था। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1920 के विशेष अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव किसकी अध्यक्षता में पारित किया गया था? ठीक है दोस्तों, 1920 के जो अधिवेशन था उसमें असहयोग प्रस्ताव किसकी अध्यक्षता में पारित किया गया था? सी आर दास, विपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। 1920 के अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव किसकी अध्यक्षता में पारित किया गया था? सी आर दास, विपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू। तो दोस्तों, 1920 के अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव जिसकी अध्यक्षता में पारित किया गया था वो व्यक्ति थे लाला लाजपत राय। कौन थे दोस्तों? लाला लाजपत राय थे। तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? ब्रिटिश सरकार के देसी रियासतों के संबंध के बारे में किस रिपोर्ट में कहा गया था कि सर्वोच्च सत्ता सर्वोच्च रहनी चाहिए? हंटर आयोग रिपोर्ट, स्ट्राचे आयोग रिपोर्ट, बटलर आयोग रिपोर्ट या फिर कैंपबेल आयोग रिपोर्ट?
तो ब्रिटिश सरकार के देसी रियासतों के संबंध के बारे में किस रिपोर्ट में कहा गया था कि सर्वोच्च सत्ता सर्वोच्च रहनी चाहिए? हंटर आयोग रिपोर्ट, स्ट्रैचे आयोग रिपोर्ट, बटलर आयोग रिपोर्ट या फिर कैंपबेल आयोग रिपोर्ट? तो दोस्तों ब्रिटिश सरकार के देसी रियासतों के संबंध में जिस रिपोर्ट में बात कही गई कि सर्वोच्च सत्ता सर्वोच्च रहनी चाहिए, तो वो रिपोर्ट का नाम है प्यारे दोस्तों बटलर आयोग। रिपोर्ट का क्या नाम है? बटलर आयोग रिपोर्ट। क्या नाम दिया गया है? बटलर आयोग रिपोर्ट। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ही शानदार उत्तर था दोस्तों कि ब्रिटिश सरकार के देसी रियासतों के संबंध में किस रिपोर्ट में बात कही गई कि सर्वोच्च सत्ता सर्वोच्च रहनी चाहिए, तो ये बटलर आयोग रिपोर्ट में ये बात कही गई है। किसमें कही गई है? बटलर आयोग रिपोर्ट में। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 17 नवंबर 1932, 18 नवंबर 1930, 7 सितंबर 1931 और 7 सितंबर 1932। तो पहली बात तो दोस्तों हम ये जानते हैं कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था और यहाँ पे 1931 की खाली एक ही डेट दी हुई है, कन्फ्यूज़न की कोई बात ही नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 7 सितंबर 1931। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया था? चार्टर अधिनियम 1793, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर अधिनियम 1853। यानी किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया था, तो उस चार्टर का नाम बताना है और वर्ष बताना है। तो दोस्तों जिस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया था वो चार्टर अधिनियम कौन सा था? तो वो चार्टर अधिनियम है 1813। कौन सा चार्टर अधिनियम है? 1813। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बाकी अगर आप चार्टर अधिनियम के बारे में देखना चाहते हैं तो इस पर मैंने वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो देख सकते हैं। सक्सेस पॉइंट @ पे आपको हर वीडियो बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? नाना फडणवीस को, बालाजी विश्वनाथ, नारायणराव बाजीराव या फिर संभाजी? फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। कि निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? नाना फडणवीस को, बालाजी विश्वनाथ, नारायणराव बाजीराव, संभाजी? तो आपको बता दूं दोस्तों कि मराठा मैकियावेली जिसे कहा जाता है वो है नाना फडणवीस। कौन है दोस्तों? नाना फडणवीस उनका नाम है। तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि भारतीय होम रूल लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? जोसेफ वपिस्ता, एनी बेसेंट, NC केलकर, BG तिलक? भारतीय होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्यारे दोस्तों भारतीय होम रूल लीग के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे जोसेफ वपिस्ता। कौन थे दोस्तों? जोसेफ वपिस्ता पहले अध्यक्ष थे भारतीय होम रूल लीग के। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? स्वराज हा माझा जन्मसिद्ध हक आहे आणि तुम्ही मिळवण्याचे, यानी स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह बयान बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ दिया था? पुणे जेल में, यरवदा जेल में, न्यायालय में या फिर मांडले जेल में? तो प्यारे दोस्तों स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है ये बाल गंगाधर तिलक के ने कहा था और बाल गंगाधर तिलक ने ये जो बात कही थी वो न्यायालय में कही थी। कहाँ की थी? न्यायालय में गई थी दोस्तों। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो प्यारे दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने ये नारा लगाया था कि जन्मसिद्ध स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में ये नारा दिया था। कब दिया था? 1916 में नारा दिया था। उन्होंने प्रसिद्ध नारा लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 अधिवेशन में दिया था, लखनऊ अधिवेशन में। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का अध्यक्ष नहीं था? विकल्प है नवाब मोहसिन उल मुल्क, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह खान।
कौन व्यक्ति हैं जो इंडिया मुस्लिम लीग के अध्यक्ष नहीं थे? तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो कभी भी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अध्यक्ष नहीं रहे। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्व बंदोबस्त की मालबाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? विकल्प है बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, उत्तर पश्चिम प्रांत। राजस्व बंदोबस्त की मालबाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? आप उसका नाम बताना है, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, उत्तर पश्चिमी प्रांत। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों उत्तर पश्चिमी प्रांत। क्या नाम है? उत्तर पश्चिमी प्रांत से इसकी शुरुआत हुई थी। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो प्यारे दोस्तों, एक प्रश्न और बनता है कि राजस्व बंदोबस्त की जो मालवाड़ी व्यवस्था है वो कब शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी 1822 में। कब शुरू हुई थी दोस्तों? 1822 में। किसके द्वारा? तो मैकेंजी के द्वारा। ये भी याद रखिएगा, किसके द्वारा? तो मैकेंजी के द्वारा। मैकेंजी के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न क्या है? पेशवा ने अंग्रेजों की सहायक गठबंधन को किस संधि के द्वारा स्वीकार किया था? पुरंदर की संधि, बासाई की संधि, सालबाई की संधि या फिर सुरजी अर्जुन गांव की संधि? किस संधि से मतलब पेशवा ने अंग्रेजों की सहायक गठबंधन को स्वीकार किया था? आपके विकल्प क्या हैं? पुरंदर की संधि, बासाई की संधि, सालबाई की संधि, सुरजी अर्जुन गांव की संधि। तो जिस संधि से पेशवा ने अंग्रेजों की सहायक गठबंधन को स्वीकार किया था उस संधि का नाम क्या है? तो उस संधि का नाम क्या है दोस्तों? पुरंदर की संधि। उस संधि का नाम क्या है? फटाफट से उत्तर दीजिए। माफ़ कीजिएगा दोस्तों कि जो पेशवा थे उन्होंने अंग्रेजों की सहायक संधि गठबंधन जो स्वीकार किया था वो बासाई की संधि से स्वीकार किया था। किस संधि से? तो बासाई की संधि से स्वीकार किया था। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आज के सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारी और आपकी मुलाकात फिर से होगी शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। और ऐसे ही पढ़ाई को करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो।